हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकितेश कुमार और फिर से नए अंदाज और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो आज का हमारा कोई टॉपिक नहीं होने वाला है। आज मैं नालंदा विश्वविद्यालय की आवाज बनकर आपके सामने आने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहिएगा, कहीं छोड़कर जाइएगा नहीं। आज मजा आने वाला है। आज मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी पर। मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। आज मैं आपको मेरा ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने वाला हूँ जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। हाँ, मैं वही विश्वविद्यालय हूँ जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन एक नरभक्षी, सन की पागल राक्षस, क्रूर और तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने मुझे और मेरे पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया। महीनों तक मैं जलता रहा, किसी ने मेरी सुध नहीं ली। मैं सबसे पहले मुझे जलाने वाले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेरी खोज कैसे हुई, उसके बाद अपनी बनावट बताऊंगा, उसके बाद आपको मेरे अलग अलग विशेषताओं से अवगत कराऊंगा और सबसे पहले मुझे तहस महस क्यों किया गया मैं वो बताऊंगा। मेरी कहानी सुनोगे तो भारत के लाडलों आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। क्रंदन भरा दिल और रोती हुई आंखों से सुनाता हूँ आपको मेरी कहानी। मेरे प्रांगण में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे। उनको पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक पंडित और आचार्य हमेशा मौजूद थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम का क्रूर लुटेरा और मूर्ति पूजकों के विरोध की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उस समय एक यात्री घूमते हुए सभी विषयों पर पढ़ने वाले आचार्यों से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के प्रांगण में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वह अभी बीमार है, वह मिल नहीं सकता। कुछ व्यक्ति के विशेष आग्रह पर वह मिलने के लिए तैयार हुआ। यात्री ने मिलते ही बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिनी विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्र जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्री बद्र जी से इलाज की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी थी कि किसी भी प्रकार की भारतीय पद्धति से तैयार की गई वह दवा नहीं खाएगा, क्योंकि वह काफिरों द्वारा बनाई गई होगी। फिर कुछ समय बाद राहुल श्री बद्र जी एक कुरान की प्रति लेकर बख्तियार खिलजी के यहाँ गए और उन्हें सलाह दी कि कुरान की ये प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, यह मेरा दावा है। उसके बाद खिलजी ने यह प्रतियां दिन में कई बार पढ़ी और उसे महसूस होने लगा कि उसका स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा है। उसके बाद उसने पता लगाया कि मैं कैसे ठीक हुआ, तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्री बद्र जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप लगा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि कुरान पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति पन्ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाते हैं। इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और वह ठीक हो गया। उसी के तुरंत बाद खिलजी को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे नीम हकीमों से मैं ठीक नहीं हुआ, जो काफिर की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान उन आचार्यों और पंडितों में है। मन ही मन में मेरे प्रति उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। मैं नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बौद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और स्तूप बनाए गए थे। हर प्राचार्य पंडित हर विषय में परिपूर्ण और बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े विद्यार्थी सभी भगवान बौद्ध के सामने नग्न मस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यह बात खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वह एक मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजकों को मारना वह अपना धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजकों द्वारा इसका इलाज करके ठीक करना उसे अपने धर्म की तौहीन नजर आई। फिर अचानक एक दिन मैंने असंख्य घोड़ों के पैरों की ताप सुनी और इस कंपन को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। लेकिन मैं तो शांति और शिक्षा के लिए विश्व में प्रख्यात था, मुझे किस बात का डर था। खिलजी और उसके घुड़सवारों ने मेरे सभी दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया और एक टोली अंदर घुस गई। और उसके बाद मैंने जो क्रूर खेल देखा मेरे प्रांगण में, मैं उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो मैंने अपने प्राचार्य और पंडितों के विश्व में अलग अलग दूर दूर कोने कोने से आए विद्यार्थियों का टपकता खून देखा, मैंने उसे अपनी नंगी आंखों से देखा। उसको कहना या बताना बहुत ही कठिन है। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाले असहाय और खाली हाथ वाले मौजूद खिलजी के सभी मूर्ति पूजक विरोधी को मानसिकता ने मार दिया। कुछ भागने में कामयाब हो गए,
तो कुछ पांडुलिपियों को छिपाकर कपड़े में अपने साथ ले गए, जो तिब्बत की ओर भागे और उन्हीं पांडुलिपियों की सहायता से बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार तिब्बत में हुआ। मैंने अपनी आंखों से वो खूनी खेल देखा जो क्रंदन दृश्य 10,000 विद्यार्थियों के साथ साथ आचार्य, पंडित और शिक्षकों को भी मार दिया गया। उनका कसूर ही क्या था कि वह मूर्ति पूजक थे या अपनी मूर्ति में आस्था रखते थे। उन्हीं सभी मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा का दंड मिला। मेरे परिसर में मैंने ऐसा खूनी खेल देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं जो शांति का प्रतीक और शांति का मंदिर हुआ करता था, जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया तो खिलजी ने आदेश दिया कि मेरे पूरे परिसर में आग लगा दी जाए, मुझे खंडित करके तहस महस कर दिया जाए। मेरे बच्चों, अगर मुझ में प्राण होते, मैं चल फिर सकता तो सभी रिसर्च पेपर को छिपा लेता, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हजारों सालों की मेहनत को पढ़कर फिर से ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन मैं यह न कर सका। मुझे सबसे अधिक पीड़ा उस समय हुई जब मेरे परिसर में मौजूद पुस्तकालय में आग लगा दी गई। मेरे बच्चों, उस पुस्तकालय में भारत का भविष्य था, जो धूं-धूं कर जलते हुए मेरे परिसर में मौजूद तीनों पुस्तकालय की इमारत को देखकर मैं खुद को रोक न सका और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। लेकिन मेरी कोई सुनने वाला न था। वहाँ पर सभी मूर्ति पूजकों के विनाश करने वाले ही मौजूद थे। मुझे और मेरे परिसर को भी मूर्ति पूजकों के साथ मूर्ति को सहेज कर रखने का दंड मिला। मैं पूरी तरह धूं-धूं कर जलता रहा और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे 6 महीने तक मेरे विश्वविख्यात पुस्तकालय में आग जलती रही और मैं भारत को भविष्य को जलते हुए देखता रहा और उसके ताप को महसूस करता रहा। पूरी तरह से तहस महस वीरान खड़ा मैं शताब्दियों में के धूल मिट्टी में लोगों की आंखों से ओझल हो गया। मेरा जो खंडहर रूप जो बचा था वह धूल और मिट्टी के नीचे दब गया और मैं अंदर ही अंदर दबे हुए अंधकार में दिन बीतने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी खोज करने वाले अंग्रेज अफसर को 19वीं सदी में एक चाइनीज यात्री की एक डायरी मिली। उसमें उस यात्री ने मेरे बारे में कुछ लिखा था। एक दिन वह अंग्रेज डायरी में लिखे पते पर जा पहुंचा। उसे कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन वहीं पर टहलते हुए 5वीं शताब्दी के अवशेष मिले। उसने हल्का सा अपने हाथों से खरोद कर देखा तो उसे एक के ऊपर एक ईंटों से सजी हुई दीवार महसूस हुई। फिर कुछ समय पश्चात उसने उस जगह को खोद कर मेरे पूरे अवशेष को दुनिया के सामने लाया। उस चाइनीज ने डायरी में लिखे यात्रा के विवरण के अनुसार उस नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 शिक्षकों के साथ 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। लगभग 108 विषयों पर मेरे प्रांगण में पढ़ाई करते थे विद्यार्थी। विश्व के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थियों के अलावा अलग अलग भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई थी। 100 से ज्यादा भवन और इमारतें बनी हुई थी। हर भवन में कुएं की व्यवस्था की गई थी। जगह जगह पर स्टडी हॉल, जगह जगह पर पढ़ने का प्रांगण, प्रार्थना का प्रांगण और रहने की व्यवस्था थी। रहने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। हर कमरे में रोशनी की व्यवस्था की गई थी। जब दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट नहीं थी तो दिए के लिए जगह बनी हुई थी। कई देशों के विद्यार्थी मेरे प्रांगण में पढ़ने के लिए आते थे। उसी डायरी के अनुसार 10 विद्यार्थी में केवल 3 विद्यार्थी मेरे प्रांगण में पढ़ने योग्य माने जाते थे। अर्थात जो भी विद्यार्थी मेरे प्रांगण में पढ़ने के इच्छुक होकर आते थे उनका एक साक्षात्कार होता था। 10 विद्यार्थी में से केवल 3 विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि के अंदर मेरा निर्माण हुआ था। आज के समय में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो मुझे टक्कर दे सके। 19वीं शताब्दी में मेरा केवल 5% भाग ही खुदाई करके निकाला गया था। उसके बाद खुदाई बंद कर दी गई थी। लेकिन फिर दौर आया नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद 2016 में मेरी फिर से खुदाई प्रारंभ हुई। उसके बाद यूनेस्को द्वारा मुझे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। इसलिए अभी मेरे अवशेषों को निकालने का, सहेज कर रखने की तथा उसके बारे में जानकारी की जिम्मेदारी यूनेस्को को संभाली जाती है। मुझे मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। उसमें से पहले राजा थे कुमारगुप्त, जो मगध के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। मगध की राजधानी राजगीरा होती थी, जो मेरे विश्वविद्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित थी। कुमारगुप्त ने 500 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में मेरी स्थापना की थी। 5वीं सदी की आप जिस स्थान पर आए हैं वो लगभग 1600 वर्ष पूर्व एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर एक दूसरे थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन,
जिन्होंने मेरे प्रांगण की दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया लगभग 7वीं शताब्दी में, और मेरी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसके पश्चात तीसरे थे राजा देवपाल, जो बंगाल के राजा थे। वो 9वीं शताब्दी में आए थे घूमने के लिए, मुझे देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने मेरी ख्याति और बढ़ाते हुए तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया। फिर इस शिवालय के पीछे नाम और उपनामों के पीछे राज्यों का नाम उसके ऊपर लिखा जाता था, जिसमें से गुप्त वंश, हर्ष वंश, पाल वंश। मेरे लिए छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिनमें से अकेले या एक से अधिक विद्यार्थी एक साथ रह सकते थे, या 2 भिक्षु या छात्र एक कमरे में रह सकते थे। प्रत्येक कमरे में छात्रों की अग्रिमता के अनुसार दिए जाते थे। इसका प्रबंधन छात्र के संघ या द्वारा दिया जाता था। यह विश्व का प्रथम आवासनीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के प्राचार्य थे, योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। प्रत्येक परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। केवल कर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना आवश्यक था। यहाँ मायान के प्रवर्तक नागार्जुन, पशुबंधु तथा धर्म कीर्ति की रचनाओं का अध्ययन होता था। वेद, वेदांग और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन शास्त्र, संघ विद्या, ज्योतिष विद्या, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। मेरी यानी कि नालंदा की खुदाई में मिले कांसे की मूर्ति तथा खुदाई में कुछ विद्वानों का मत यहाँ पर मूर्तियाँ बनाने का अध्ययन भी किया जाता था। छात्रों को किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। शिक्षा, भोजन, वस्त्र और औषधि उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज में उनका खर्च चलता था। विश्वविद्यालय परिसर में विपरीत दिशा में एक छोटा सा संग्रहालय बना था। यह संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। इसके साथ ही भगवान बुद्ध की टेराकोटा मूर्ति और प्रथम शताब्दी के 2 मर्तमान भी रखे गए हैं। इसके अलावा इस संग्रहालय में तांबे की प्लेट, पत्थर और खुदे अफलेक, सिक्के, बर्तन तथा 12वीं शताब्दी के जले हुए चावल भी रखे गए हैं। बड़गांव नालंदा विश्वविद्यालय का निकटतम गांव है। यहाँ पर एक सरोवर और प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह स्थान छठ के लिए विशेष प्रसिद्ध है। नालंदा से थोड़ी दूर पर सिलाव स्थित है, जो स्वादिष्ट मिठाई और खाजा के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास ही राजगृह है। मेरे प्रांगण में मौजूद पुस्तकालय पूरे 9 मंजिल बड़ा था, जिसे कुछ इस्लामिक आक्रमणकारियों ने जला दिया। यह पुस्तकालय में 3 इमारतें हुआ करती थी। इनके नाम हुआ करते थे रत्नादधि, रत्नसागर और रत्नरजक। 12वीं शताब्दी में जब मुझे खिलजी जैसे क्रूर और मूर्तिभंजक मानसिकता ने मुझे तहस महस कर दिया, मेरी विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय में आग लगा दी और मुझे 6 महीने तक धूं कर जला दिया। मेरे देशवासियों, आपने उस लाइब्रेरी में क्या खोया, आप कभी नहीं समझ सकते। हजारों वर्षों के शोध, लाखों पांडुलिपियां, शोध के पेपर धूं कर जल गए। 6 महीने इसलिए लग गए, उस समय पेपर नहीं हुआ करते थे। अत्यधिक पांडुलिपि और रिसर्च के डॉक्यूमेंट ताम्र पत्रों पर उखेरे जाते थे। पूरे पुस्तकालय में प्रांगण का नाम धर्मगंज हुआ करता था।